बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। आज हम डिस्कस करेंगे कि गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद यानी पित्ता निकालने के बाद कौन सी ग़िज़ा हज़म नहीं होती। अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि जब उनका जो कोलिसिस्टेक्टमी जिसको बोलते हैं, पित्ता जब निकाल दिया जाता है तो उसके बाद उनको बदहज़मी की शिकायत रहती है। लेकिन अगर वो कुछ ऐसी ग़िज़ाओं का या कुछ ऐसे ग़िज़ाई अज्जा का ख़्याल रखें और उनको कम मिक़दार में खाएं तो ये जो उनका जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है इससे बचा जा सकता है। इसमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पित्ते का या पित्ते के अंदर जो स्क्रीशंस होती हैं, जो उसकी रतूबतें हैं, उसका असल फंक्शन क्या है। इसमें जो पित्ता जो होता है ये हमारे जिगर के नीचे की तरफ लगा होता है। इसकी कुछ थोड़ी सी एनाटमी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जिगर से दो छोटी छोटी नालियाँ निकलती हैं जिनको हम हेपेटिक डक्ट्स बोलते हैं। हेपेटिक डक्ट्स आपस में यूनाइट होकर एक डक्ट बना देती है, यानी एक नाली बना देती है, और उसके साथ पित्ते की जो एक नाली अटैच होती है जिसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। उसके अटैच होने के बाद जो एक कॉमन एक डक्ट बन जाती है या एक कॉमन नाली जो बन जाती है, एक पाइप सा होता है, उसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ये थोड़ा फासला तय करने के बाद फिर पेंक्रियाज यानी लबलबा से आने वाली एक डक्ट के साथ मिल जाती है, और फिर ये दोनों मुश्तरका तौर पर जो छोटी आंत का पहला हिस्सा है ड्यूडिनम, उसके सेकंड पार्ट में एक एम्पल ऑफ वेटर एक ओपनिंग होती है, उसके ज़रिए ये छोटी आंत में इसकी स्क्रीशन चली जाती हैं। तो मेनली बाइल एसिड्स होते हैं। बाइल एक सुफरा भी जिसको बोल देते हैं, ये पीले रंग का मादा होता है, ये जिगर बनाता है। ये हमारे फ़ैट्स को हज़म करने के लिए ज़रूरी होता है। नॉर्मली हेपेटिक डक्ट्स जो होती हैं उससे जब बाइल या बाइल एसिड्स, बाइल साल्ट्स, ये कंसनट्रेट जब स्क्रीट हो रहा होता है तो ये हमारे गॉल ब्लैडर में, पित्ते में ये जमा हो रहा होता है, तो वहाँ पे ये कंसनट्रेट होता है। यानी ये एक तो इसकी मिक़दार वहाँ पे जमा होती है, और दूसरा ये उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बनती है कि वो फ़ैट्स को हज़म करने के लिए एक ज़रूरी अज्जा के तौर पे वहाँ पे एक स्टोरेज बन जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे मैदे में पहुँचता है, और उसके अंदर जो चिकनाई वाले अज्जा होते हैं उनसे एक पैगाम गॉल ब्लैडर की तरफ जाता है, और गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करके सुकड़ के वो सारी रतूबतें जो होती हैं वो इधर ड्यूडिनम में यानी अंतड़ियों की तरफ उसको निकाल देता है। चूँकि वहीं फ़ैट भी पहुंच रहा होता है तो फ़ैट को इमल्सिफाई करना, उसको डाइजेस्ट करना, फिर ये इसका काम होता है। जब किसी वजह से पित्ता निकाल दिया जाता है तो बाइल तो उसी तरह से ही बन रहा होता है, लेकिन अब वो उसकी स्टोरेज वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन बनने वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है। लिहाजा बाइल जिस तरह से बन रहा होता है वो डायरेक्ट अंतड़ियों में थोड़ी थोड़ी मिक़दार में पहुंचता रहता है। अगरचे उस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं भी होती, हम खाना तो 3 टाइम पे 4 टाइम पे खाते हैं, लेकिन बाइल जो है वो 24 घंटे उसमें स्क्रीट होता रहता है। उसका एक नुकसान तो ये होता है कि जब हम फ़ैटी मील खाते हैं, जब ऐसी चीज़ लेते हैं जिसमें फ़ैट या चिकनाई की मिक़दार ज़्यादा होती है, तो उसमें बाइल एसिड्स या बाइल साल्ट्स जो होते हैं वो इतनी मिक़दार में अवेलेबल ही नहीं होते कि उसको डाइजेस्ट कर सकें, जिसकी वजह से जैसे ही ऐसा पेशेंट वो खाना खाता है जो फ़ैट से जिसमें ज़्यादा होती हैं फ़ैट्स, तो उसके वो गैस, उफारा, ब्लॉटिंग और डायरिया किसी सूरत, पतले पखाने आना, फैटी स्टूल्स आना, यानी कि चिकनाई जो है वो हज़म होने की बजाय वो डायरेक्ट अनडाइजेस्टेड स्टूल्स के अंदर खाने के साथ वो खारिज हो रही होती है। तो ये उसकी मेन वजह होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा पेशेंट जिसका पित्ता निकाल दिया गया है, अगर वो फ़ैट्स की मिक़दार अपनी खुराक के अंदर कम कर दे
तो वो हाजमे की जो ख़राबी है या बदहज़मी या ब्लॉटिंग का जो उसका एक कंप्लेंट होती है उससे वो बच सकता है। इसके अलावा जो एक और मसला ऐसे अफराद के साथ पेश आता है वो ऐसे विटामिन्स जो फ़ैट्स के ज़रिए फ़ैट्स में होते हैं, यानी फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स, चूँकि अगर फ़ैट हज़म होगी तो उसमें से वो विटामिन्स डाइजेस्ट होके तो वो भी बॉडी का हिस्सा बनेंगे, इंटेस्टाइन से वो खून के अंदर जाएंगे। वो 4 किस्म के विटामिन्स होते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 विटामिन्स होते हैं जो फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो अगर मुसलसल फ़ैट हज़म नहीं हो रही होती तो उसका दूसरा एक नुकसान ये भी होता है कि जो फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो जिस्म को अच्छी मिकदार में नहीं मिल रहे होते, जो रिकमेंडेड उसकी डोज़ होती है उसके मुताबिक अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से उन विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। और डेफिशिएंसी होने की वजह से डेफिनेटली उसके फिर अलग से सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। विटामिन डी अगर कम है तो उसमें हड्डियों और जोड़ों के मसाइल पैदा होना, स्किन के मसाइल, इस तरह विटामिन ई है, इम्यूनिटी के मसाइल, विटामिन ए है, यानी इनके जो जो अलग अलग अपने फंक्शंस हैं वो बॉडी के ऊपर उनकी डेफिशिएंसी के सिम्टम, उनकी कमी की अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक दूसरा इसका नुकसान होता है। इस सारी सूरत हाल का हल क्या होता है? इसमें ये इसका जो सलूशन किया जाता है कि एक तो ये कोशिश की जाए कि 3 टाइम या 2 टाइम हैवी मील लेने की बजाय, यानी पेट भर के खाना खाने की बजाय 4 या 5 दफ़ा थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाना खाया जाए। उसमें जितनी फ़ैट्स होगी उनके मुताबिक बाइल एसिड्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे और वो आसानी से डाइजेस्ट होंगे। और उससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि वो जो बदहज़मी की शिकायत है वो नहीं होगी इससे। और दूसरा फ़ायदा जो विटामिन्स की कमी होने का एक ख़तरा होता है वो भी इसमें नहीं होता और मरीज़ जो है वो आसानी से अपना जो लाइफ है वो प्रॉपर तरीके से गुजार सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।